सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन अर्थात आवाज का जनपद इकाई कन्नौज एवं रमाबाई अंबेडकर महिला एसोसिएशन जनपद कन्नौज की ओर से एक कैडर मीटिंग का आयोजन किया गया। माता सावित्रीबाई फुले जयंती के उपलक्ष्य में, जो कि 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले की जयंती होती है, उसके उपलक्ष्य में आज दिनांक 6 जनवरी 2025 को ग्राम हंसापुर, जो कि कानपुर नगर में लगता है, जनपद कन्नौज की टीम आवाज का और रमा की टीम इस गांव पहुंचती है और वहां पर एक कैडर का आयोजन किया जाता है। ग्रामवासियों ने भरपूर साथ दिया, सहयोग किया और उसी सहयोग की बदौलत आदरणीय कृष्णकांत जी एवं समेत समस्त ग्रामवासियों ने, जैसा कि आप बैकग्राउंड में फोटो देख रहे हैं, एक शानदार मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें परम पूज्य भंते धम्म ज्योति जी एवं हमारे टीम के साथी गरिमामय अपनी उपस्थिति के साथ साथ में अंबेडकर मिशन को बढ़ाने के लिए, अंबेडकर मिशन पर चर्चा करने के लिए माता सावित्रीबाई फुले जयंती के उपलक्ष्य में जन जागरण ये कार्य जो कर रहे थे, उस टीम में शामिल परम आदरणीय अवर नारायण दोहरे जी, आदरणीय कैलाश बाबू गौतम जी, आदरणीय स्मिता गौतम जी, बिटिया सारिका के साथ साथ आदरणीय कल्पना आर्या जी, जो प्रांतीय संयोजक रमा है। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। भी हमारे आवाज का के पदाधिकारी आए हैं कन्नौज से, उनका अभिनंदन करते हुए, और यहाँ पे इतनी भीषण सर्दी में हमारे जो माताएं बहनें बैठी हैं, उनका सबका स्वागत अभिनंदन करते हुए, पिता तुल्य बैठे हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई, सबका स्वागत अभिनंदन करते हुए हम अपनी बात यहाँ पे रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी सर्दी में आप लोग घरों से निकले हैं। देखा जाए तो इसमें रजाई से कोई लोग निकलता नहीं है, लेकिन बड़ा अच्छा लगा। और ये देखकर अच्छा लगा कि यहाँ पे माताएं, जो हमारी महिलाएं हैं, इनकी संख्या ज़्यादा है, पुरुष की अपेक्षा महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, और महिलाओं को घर से निकालना बहुत मुश्किल बात होती है, कहा जाता है। ये देख के बड़ी खुशी हुई कि हमारा बहुमत इस समय ज़्यादा है, देखने से लग रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे फोटो लगी हुई है, ये कोई साधारण फोटो नहीं है, इनके पीछे बहुत त्याग है। इन्हीं की वजह से आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। महिलाएं हमारी जो साड़ी पहने हैं, इतना तन ढके हैं, बाबा साहब की बदौलत हम लोग हैं। जो हम आज बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन सब की बदौलत ही है। हमें इनके बारे में जानना चाहिए। बात हम करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं बाबा साहब की। बाबा साहब की पत्नी को सभी लोग जानते होंगे, माता रमाबाई। कहते हैं पति पत्नी, अगर एक गाड़ी है और गाड़ी के 2 पहिया होते हैं, पति पत्नी, अगर एक पहिया पंचर हो जाए दूसरा नहीं चल सकता है। बाबा साहब को साहब बनाने वाली हमारी माता रमाबाई थी। हालांकि वहाँ माता रमाबाई की यहाँ पे तस्वीर नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं आपको। बहुत कठिन संघर्ष था उनके जीवन में। पहले कम आयु में ही शादी हो जाती थी। बाबा साहब की भी कमाई में शादी हो गई थी। माता रमाबाई जब घर आती हैं, बहुत गरीब थे, बहुत स्थिति खराब थी। आप समझिए, मतलब खाने पीने को भी लाले पड़े थे। हालांकि अब हम लोगों के पास सब कुछ है, आराम से खा पी सकते हैं, जी सकते हैं, बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। बाबा साहब की बदौलत है, ज्योतिबा राव की बदौलत है, माता सावित्रीबाई, मतलब सबका सहयोग है। और आप समझ के देखिए, बाबा साहब विदेश पढ़ने जाते हैं, कुछ रुपए देके जाते हैं माता सावित्रीबाई को कि आप इतने में घर का खर्च चलाएंगी। बच्चे थे 4-4, उनका लालन पालन करेंगी, स्कूल भेजना तो स्कूल भेजेंगी, सब कुछ इसी थोड़े चंद रुपये में। आप सोच के देखिए, आपके हस्बैंड कहीं चले जाएं, आपको 100-200 रुपये, या मान लीजिए 1 महीने के लिए खर्चा करने के लिए दे जाएं, आप उसमें खर्चा चलाना, उसी में आपका बच्चा बीमार होता है, आप बीमार होते हैं, घर में अन्य काम चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। माता रमाबाई ने इतना संघर्ष सहा। जब बाबा साहब विदेश पढ़ने गए, जो आज हम बता रहे हैं कि
शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार, समाज में बैठने का अधिकार, कहीं भी हम बेधड़क चले जाते हैं। ये बाबा साहब की बदौलत मिला है, लेकिन उन्होंने जो दुख झेला है, जो संघर्ष सहा है, और बाबा साहब ही नहीं, उनके बच्चों ने, पत्नी ने बहुत, मतलब आप फील करेंगे तो आप सच में रोने लगेंगे। तो वो चीज़ें थी। तो जब पैसा खत्म हो जाता है तो माता रमाबाई कहती है तो बच्चे छोटे छोटे, पेट तो नहीं पड़ेगा भाई, हम एक दिन नहीं खाएंगे, 2 दिन नहीं खाएंगे, लेकिन बच्चों के लिए हमें भोजन तो इकट्ठा करना पड़ेगा। तो माता रमाबाई खेत में जाके गोबर बीनती थी, गोबर के कंडे बनाती थी, तो हम लोग जलाने दिया करते, फिर उन कंडों को बेचती थी, और जो पैसा इकट्ठा होता था उससे अपना लालन पालन मतलब बच्चों का करती थी, और उसी में से कुछ रुपए इकट्ठा करके समझो अपने पति को यानी बाबा साहब को भी देती थी। तो इतना कठिन संघर्ष था, और हम लोगों के पास आज इतना साधन संसाधन सब है, खाने पीने का। मेरा बताने का उद्देश्य ये था कि यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं, मतलब हम माताओं का भी दायित्व बनता है। हम लोगों के हस्बैंड कुछ नौकरी करते हैं, कुछ खेती करते हैं, कुछ बाहर अपना कमाने जाते हैं, लेकिन हम लोगों का, महिलाओं का भी कुछ उद्देश्य होता है। जो बच्चे यहाँ बैठे तो बहुत से बच्चे, आप जरूरी नहीं कि नया कपड़ा ही रोज या महीने में या साल में दिलाइए। हम लोगों का काम होता है बच्चों को सुबह उठाना, स्कूल भेजना, अच्छे से नहलाना धुलाना, लंच बनाना। सबसे बड़ी बात होती है विद्यालय में टीचर बच्चों को कैसे पसंद करता है। बच्चा साफ सुथरा होता है, कपड़े अच्छे पहना होता है, ठीक अच्छे से काजल वाजल लगा, मतलब कुल मिलाकर बच्चा साफ सुथरा होता है। तो ये किसकी जिम्मेदारी होती है? छोटा बच्चा अपने आप से कपड़े तो धुलेगा नहीं, तो वो माँ की जिम्मेदारी होती है कि उसे अच्छे से सुबह तैयार करके उठाए, ब्रश कराए, नहलाए, अच्छे से तैयार करके वो अपना टाइम उतना बचा के निकले जितना बच्चे के लिए हमें देना ही देना है। तो वो जब टीचर भी वही बच्चा सच में कि उसी बच्चे की लाइक करता खूब साफ सुथरा होता है। जी दूर से बच्चा गंदा हो तो नहीं, अरे ठीक है काम दे दिया काफी में। तो हम लोग दायित्व बनता है कि हम लोग बच्चों को अच्छे से तैयार करके स्कूल भेजें। जरूरी नहीं कि नया कपड़ा हो, पुराना कपड़ा है उसको अच्छे साफ करें, अब ज़्यादा नहीं 2-3 दिन में नहीं 4-5 दिन में तो साफ ही करते, और फिर अच्छे से पहना के भेजिए, पढ़ाइए। और ज़रूरी नहीं कि हम पढ़े हो तभी हम बच्चों को पढ़ाएं। शाम को बच्चा बैठता है, आप 1 घंटा बैठिए उसके पास, बच्चा स्वतः पढ़ेगा। इसके अलावा जितने भी महापुरुष हैं आप बच्चों को बताइए उनके बारे में। नहीं जानते, ओरल नहीं जानते, मतलब नहीं जानते, हम लोग नहीं जानते। आजकल मोबाइल में सब लोग सर्च कर लेते हैं, गाना सर्च कर लेते हैं, ये कर आप बाबा साहब डालिए, माता सावित्री बाई डालिए, कुछ भी डालिए, वो निकल के आ जाता है। खूब सुनो, बच्चों को सुना सुनेंगे। बात करें यहाँ पे ये सावित्री बाई फुले की फोटो लगी है, माता सावित्री बाई फुले की, और ये ज्योतिबा राव फुले की, ये दोनों पति पत्नी हैं। जब ये माता सावित्री बाई फुले की शादी हुई थी, मात्र माता सावित्री बाई 9 साल की थी। जब शादी करके ये आती हैं ज्योतिबा राव के घर में, तो वो ज्योतिबा राव से कहते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं। उस समय में, इस समय में कहीं कहीं महिलाओं को अभी भी, जैसे बच्ची हमारी अभी चली जाए, पेपर देने ही चली जाए, 2-4 दिन घर नहीं आए तो समाज आस पास वाले सोचेंगे कि बिटिया कहाँ चली गई। भले वो पेपर देने जाए, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाए, लेकिन लोग सोचने लगते हैं। तो माता सावित्री बाई ने कहा हम पढ़ेंगे, तो इन्होंने कहा ठीक हम पढ़ाएंगे। तो ये धीरे धीरे अपने घर में ही पढ़ाने लगे। फिर जब बात इनके घर वालों को पता चली तो उन्होंने कहा कि समाज हम लोगों को ये इजाज़त नहीं देता है कि हमारे घर की महिलाएं बेटियां पढ़ें। तो इन्होंने घर से निकाल दिया, मतलब इनके माता पिता ने इनको घर से निकाल दिया। लेकिन जुनून इतना था, जज्बा इतना था, कहते नहीं हिला नहीं सके माता सावित्री बाई ज्योतिबा राव फुले को। सॉरी। तो ये इनके एक मित्र थे शेख उस्मान, उनकी पत्नी थी शेख फातिमा, उनके घर पे जाके रहने लगे। वहीं से इन्होंने पढ़ाई शुरू की, और पढ़ाई नहीं मतलब आप समझिए छोटी सी उम्र से में शादी हो गई, पढ़ाई शुरू की, और ये पहली महिला शिक्षिका बनी, देश की पहली महिला शिक्षिका बनी। और 17 साल की उम्र में इन्होंने हमारी बालिकाओं के लिए पहला बालिका विद्यालय खोल दिया। 17 वर्ष की आयु में हमारी बिटिया, हमारी लड़की या तो इंटर पास कर लेगी, बीएससी में एडमिशन ले लेगी, बीए एडमिशन ले लेगी, लेकिन इतना दृढ़ संकल्प था कि उन्होंने 17 वर्ष की आयु में पहला जो बालिका विद्यालय खोल दिया बालिकाओं के लिए। और यही नहीं, मतलब
पढ़ाई के जो बीच में जो बालिकाओं को पढ़ाने जाती थी, आप सोचिए कितना संघर्ष था। जब वो पढ़ाने जाती थी तो लोग इन पे कीचड़ उछालते थे कि ये बालिकाओं को पढ़ाने कैसे जाती। भाई हम लोग का अधिकार तो था ही नहीं, कि हम लोग बहुत तरह से अभी भी कराया जाता है। तो ये अपना जब बालिकाओं को पढ़ाने जाती थी तो एक साड़ी अपना बैग में रख के जाती थी कि जो गंदी साड़ी थी, जो लोग कीचड़ डालते थे, कंकड़ मारते थे, कुछ भी मारते थे, मतलब जो मिल जाता था, तो वो गंदी साड़ी अपना उतार के स्कूल जाके वो अपना सही वाली साड़ी पहन लेती थी और फिर बालिकाओं को पढ़ाती थी। इतना जुनून था। ये ऐसे ही नहीं हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए, यहाँ पे बैठ गए। इसके पीछे इन लोगों का त्याग बहुत है, लेकिन हम लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए उस चीज़ को। हमें इन्हीं लोगों को मानना भी चाहिए। जब हम अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को बताएंगे कि इनके पीछे मतलब हम लोगों के लिए इन्होंने कितना कितना त्याग किया। हम थोड़ा भूल गए थे, जो बाबा साहब थे, चार बच्चों की इसमें मृत्यु हुई थी। जब इनका पहला इनका जो पहला बच्चा छोटा बेटा इनका जब मरा था तो उसको कफन ढकने के लिए रुपए नहीं थे। आप सोचिए, सोच के देखिए जरा, मतलब उस समय एक छोटा बच्चा जिंदगी जाता है, उसको कफन तन ढकने के लिए एक कफन की आवश्यकता होती है। उस समय चंद रुपए नहीं थे। तब माता रमाबाई यानी बाबा साहब की पत्नी अपने साड़ी का पल्लू फाड़ देती हैं और बच्चे को ढक देती हैं। इतनी विषम परिस्थितियाँ थी उस समय, इतना कठिन संघर्ष था। और उस कठिन संघर्ष से गुजर के आप सोचिए, हम अपने बच्चे को तनिक बुखार हो जाता है, दौड़ के भागते हैं डॉक्टर के पास, और उन्होंने अपने बच्चों को कुर्बानी देके हम लोगों को यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। हम उन्हीं लोगों को नजरअंदाज कर रहे हैं, भटक रहे हैं रास्ते से। जाना कहीं दूसरी जगह है, जा कहीं दूसरी जगह रहे हैं। तो हमारा कहने का उद्देश्य यही है, बस आप लोग और कहते हैं बेटियां जो होती हैं दो घर को रोशन करती हैं, बेटा एक ही घर को रोशन करता है, बेटियां दो घर को रोशन करती हैं। तो खूब पढ़ाइए बच्चों।